नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं हिंदी स्कूल का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में भूगोल सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले इस चैप्टर के प्रमुख कीवर्ड्स या महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक है तो आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन या रोटेशन ऑफ द अर्थ, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, कक्षीय समतल के साथ पृथ्वी का झुकाव, कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन तथा प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे पृथ्वी के परिक्रमण, लीप वर्ष और एक वर्ष के अंतर्गत होने वाली चारों प्रमुख ऋतुओं यानी गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद के बारे में। इन ऋतुओं के पीछे क्या कारण है और पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। अध्याय के अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे उत्तरायणांत या समर सॉलिस्टिस, दक्षिणायनांत या विंटर सॉलिस्टिस और विषुव यानी इक्विनॉक्स आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ जरूरी तथ्य। और सबसे आखिर में हमेशा की तरह इस अध्याय से संबंधित 10 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू का एक मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस तरह से अध्याय के लगभग सभी प्रमुख बिंदुओं को हमने हाईलाइट कर लिया है और अब एक एक करके इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अध्ययन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक यानी पृथ्वी की घूर्णन गति की ओर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। नंबर 1, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर अवस्था में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। वहीं दूसरी गति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग या कक्षा में परिक्रमा करते हुए घूमती रहती है। जैसा कि पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, सौरमंडल के तमाम अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपनी एक निश्चित कक्षा में चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इस तरह से पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। इसमें पहली गति को हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं और दूसरी गति को परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहा जाता है। बात करें घूर्णन गति की तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर रहते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर जो गति करती है या घूमती है उसे घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं, जिसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अक्ष है जिसका झुकाव 23.5 डिग्री है। इधर उत्तरी ध्रुव है और इधर ये है दक्षिणी ध्रुव। और इस तरह से हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूमती रहती है। और दूसरी गति के बारे में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी का घूमना ही परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहलाता है। ये गति कुछ इस तरह से होती है। आइए घूर्णन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और इस 24 घंटे के घूर्णन काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस दौरान पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। हालांकि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 54 मिनट और लगभग 4 सेकंड के करीब समय लगता है। इस समय को हम नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, किंतु सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी के घूर्णन काल को 24 घंटे ही माना गया है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। इसे आप इस एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा सूर्य है और इधर से सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार पड़ती हैं। अब क्योंकि पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ सकती है। अतः जो भाग सूर्य के सामने होता है, ये वाला भाग, यहाँ दिन तथा इसकी दूसरी ओर वाले भाग में इसके विपरीत यानी रात होती है। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, या मान लीजिए अचानक घूमते घूमते पृथ्वी ऐसे रुक जाए या कभी घूर्णन ही ना करे तो क्या होगा। सीधी सी बात है कि जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां अत्यधिक गर्मी रहेगी और तापमान निरंतर बढ़ता रहेगा और ऐसे में किसी भी जीव के लिए वहां रहना असंभव हो जाएगा तथा इसके दूसरे भाग में ठीक इसके विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, अर्थात सूर्य की रोशनी कभी न पहुंचने के कारण वहां तापमान निरंतर घटता रहेगा और इतना ठंडा बर्फीला रेगिस्तान हो जाएगा कि जीवन की संभावना ही न बचेगी। देर रात के अलावा घूर्णन के कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं, जैसे सूर्य के पूर्व की ओर से निकलने का आभास। क्योंकि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज हमें रोजाना सुबह पूर्व की ओर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। पवनों या हवा का बहाव एवं दिशा परिवर्तन, जिसे हम आगे की कक्षाओं और वीडियो में कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्वार भाटा भी घूर्णन से प्रभावित होते हैं।
पृथ्वी की घूर्णन गति के बाद आइए अब जान लेते हैं पृथ्वी के कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। अब यहाँ जिस सतह या समतल के साथ हमारी पृथ्वी का अक्ष यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है वही सतह कक्षीय समतल कहलाती है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी का कक्ष या कक्षा कहते हैं। पृथ्वी से होकर इसकी कक्षा से जाने वाले समतल को ही कक्षीय समतल कहते हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कक्षीय समतल पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त से अलग है। ये कक्षीय समतल विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित कर्क और मकर रेखा के सिरों से होते हुए गुजरता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल पर डाले गए लंब के साथ 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, अतः विषुवत वृत्त और कक्षीय समतल के बीच भी 23.5 डिग्री का झुकाव होगा, ये वाला। तो उम्मीद है कक्षीय समतल की अवधारणा आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होगी। आइए अब जानते हैं प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है और ये भी जान चुके हैं कि पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ सकती है। अतः एक समय में पृथ्वी के आधे भाग पर दिन और आधे भाग में रात रहती है। पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने वाली इस रेखा या वृत्त को ही हम प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रदीप्त वृत्त और कक्षीय समतल के बीच 90 डिग्री का कोण अर्थात समकोण बनता है। इस तरह से प्रदीप्त वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप्त वृत्त हमारी पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंबवत रहता है। इसके बारे में हम पिछली स्लाइड में भी जान चुके हैं। प्रदीप्त वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच बनने वाले कोण के कारण ही साल के अधिकतर दिनों में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती हैं। इसी कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से और जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति यानी परिक्रमण या रिवोल्यूशन के बारे में। हम जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए परिक्रमण करती है। पृथ्वी की इसी गति को हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण को पूरा करने में लगने वाले समय को एक वर्ष कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसे हम पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। यूं तो एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है, किंतु सहूलियत के लिए एक सामान्य वर्ष को 365 दिनों का ही माना जाता है तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ा जाता। और इस प्रकार 4 साल बाद प्रत्येक वर्ष के बचे हुए ये 6 घंटे मिलकर कुल 24 घंटे यानी एक दिन के बराबर हो जाते हैं। और इस एक अतिरिक्त दिन को हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं और वर्ष में 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। ऐसे वर्ष को ही हम लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कक्षा के इसी आकार के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे साल भर बदलती रहती है। कभी पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होती है तो कभी बहुत दूर होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, वो ये है कि कक्षा में अपने संपूर्ण परिक्रमण के दौरान पृथ्वी हमेशा एक ही दिशा में झुकी रहती है। जो पृथ्वी के अक्ष का 23.5 डिग्री का झुकाव है या कक्षीय समतल के साथ जो 66.5 डिग्री का कोण है, पृथ्वी अपने पूरे परिक्रमण के दौरान उसी अवस्था में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में परिवर्तन और इसके अक्ष के झुकाव के कारण होता है। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। तो आइए अब जानते हैं हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि हमने चर्चा की, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है तो समय समय पर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं बदलती रहती हैं। इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये मान लीजिए ये इधर सूरज है और ये जो आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। इस रास्ते पर चलते हुए पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है। अब देखिए एक स्थिति मानिए पृथ्वी यहाँ पर है, ये हमारी पृथ्वी और आप ये देख रहे हैं ये पृथ्वी का अक्ष है और ये आप झुकाव देख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री का झुकाव होगा। यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो
तो झुकी हुई अवस्था में पृथ्वी सूरज के सामने है और ये जो आप देख रहे हैं ये विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वाला हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए यहाँ से जब सूरज की किरणें आएंगी तो सीधी ये किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? विषुवत वृत्त यहाँ है, आप देख रहे हैं ना ये। तो यहाँ आप देखेंगे सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पे न पड़ के ऐसे देखिए, पृथ्वी अगर इस अवस्था में होती तब ये सूरज की किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पे पड़ेंगी, यानी बराबर भाग में पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर बराबर सूरज की रोशनी मिलेगी। लेकिन हमारी पृथ्वी झुकी हुई है इस तरह से, तो यहाँ देखिए इस स्थिति में सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी। ये ऊपर कर्क रेखा आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। यहाँ से भी सूरज की किरणें आएंगी तो यहाँ से निकलेंगी, देखिए यहाँ, और यहाँ से आएंगी तो ये यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में बराबर बराबर मात्रा में नहीं पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में हमें ज़्यादा रोशनी मिल रही है या सूरज की ऊष्मा ज़्यादा मिल रही है और दक्षिणी गोलार्ध में कम मिल रही है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए ये प्रदीप्त वृत्त है, यानी इतने भाग में दिन है, यानी इधर वाला भाग है इसमें दिन है और इधर वाले में रात है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इतना हिस्सा है जो 23 डिग्री का झुकाव है, तो ये जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध देखिए इधर झुका हुआ है, तो इतने हिस्से में ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी आ रही है और यही जो दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा इधर चला जाएगा तो यहाँ इतने हिस्से में सूरज की रोशनी कम मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी इस स्थिति में है तो उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी, और दक्षिण गोलार्ध में कैसी रहेगी? कम रहेगी। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी ज्यादा रहेगी, वहां ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी? ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी का मतलब ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और यहाँ कम रहेगी तो इधर शीत ऋतु हो जाएगी। यानी इधर दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और ये स्थिति हमारी बनती है 21 जून के दिन। 21 जून के दिन कौन से दिन बनती है स्थिति? ये स्थिति 21 जून के दिन बनती है और इसको हम एक नाम देते हैं उत्तरी अयनांत। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक 3 महीने बाद हमारी पृथ्वी पहुंच जाती है यहाँ, यानी 21 जून के बाद 23 सितंबर के दिन हमारी पृथ्वी यहाँ आ जाती है। और यहाँ स्थिति जैसा कि हम आरंभ में पढ़ चुके हैं, पूरे परिक्रमण के दौरान पृथ्वी हमेशा एक ही दिशा में झुकी रहेगी। जैसे कि पृथ्वी का ये झुकाव ये है, यहाँ आएगी या कहीं भी आएगी, ये झुकाव बराबर ये कच्छी समतल के साथ जो झुकाव देखेंगे ना, ये वाला ये कोण हमेशा 66.5 डिग्री का बनेगा कच्छी समतल के साथ। चाहे हमारी पृथ्वी कहीं भी रहे, यहाँ रहे मान लीजिए, तो भी ये झुकाव हमेशा बराबर रहेगा और इसी झुकाव के कारण हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। अब जब 23 सितंबर के दिन 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी की स्थिति ये हो जाती है, तो अब देखते हैं सूरज की किरणें किस तरह से आएंगी। इस तरह से पड़ेंगी। अब यहाँ देखिए कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं है। अब यहाँ देखिए एक वृत्त के रूप में मत देखिए, 3D के रूप में देखिए, एक बॉल के जैसे देखिए पृथ्वी को। तो पृथ्वी का पिछला भाग है इस तरह से रहेगा। देखिए उधर सूरज की तरफ वाला भाग है, वहां उजाला रहेगा, और इधर पीछे है वो अंधेरा, यानी यहाँ रात रहेगी इस वाले भाग में, और सूरज के सामने वाला भाग है उधर दिन रहेगा। ठीक है, और ये जो भाग देख रहे हैं जिस ये वाला ये जो सर्कल देख रहे हैं, इसी को हम प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं है तो सूरज की रोशनी सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ेगी। अब विषुवत वृत्त पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या रहेगा, किसी भी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी और ज्यादा सर्दी भी नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों गोलार्ध में बराबर रोशनी मिलेगी। आप यहाँ से देखिए विषुवत वृत्त पर पड़ेंगी तो इधर वाले भाग में भी बराबर रोशनी मिलेगी और इधर वाले भाग में भी बराबर रोशनी मिलेगी। दोनों भाग में हमें सूरज की रोशनी बराबर मिलेगी, तो दोनों में कैसी सम ऋतु रहेगी, यानी न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। तो ये जो हमारे यहाँ ऋतु रहती है इसको हम उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कहेंगे और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। यह हम देखेंगे जो गोलार्ध सूरज की तरफ है वहाँ शरद ऋतु, और जो उसके विपरीत दिशा में रहेगा वहाँ वसंत ऋतु है। तो शरद और बसंत ऋतु का ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब 3 महीने बाद फिर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा के लगभग कहाँ आ जाएगी, चलते चलते इस जगह पे आ जाएगी। जब यहाँ हमारी पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ भी अब वही स्थिति देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से आप देख रहे थे, यहाँ आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का अक्ष है, आप देखेंगे ये पूर्व की ओर झुका हुआ है, और इधर आएंगे तो यहाँ भी देखिए झुकाव अक्ष का बराबर उसी तरफ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हमें जो सूरज की किरणें मिल रही थी इधर से मिल रही थी, और इधर सूरज की किरणें इधर मिलेंगी,
तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध जो हमारा उत्तरी गोलार्ध यहाँ सूरज की ओर था, ये एकदम विपरीत दिशा में चला जाएगा। जो दक्षिणी गोलार्ध इधर सूरज से दूर था, वो दक्षिणी गोलार्ध यहाँ सूरज की तरफ आ जाएगा। समझते हैं, सूरज की किरणें इस तरह से आएंगी तो देखिए ये प्रदीप्त वृत्त बनेगा, यानी अब दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की रोशनी ज्यादा मिलेगी। कितने, इतने हिस्से में देख रहे हैं ना, तो ये दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा मिलेगी और ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये तिरछी किरणें भी आएंगी तो यहां से निकल जाएंगी बाहर, यहां से निकल जाएंगी। देखिए, तो अब जब दक्षिण गोलार्ध में सूरज की रोशनी या सूरज की ऊष्मा ज्यादा मिलेगी तो दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म, और उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी कम मिलेगी तो यहाँ कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर जो स्थिति बन रही थी इसके ठीक विपरीत स्थिति इधर बनेगी 6 महीने बाद, एकदम विपरीत स्थिति। यहाँ जो आपकी 21 जून की स्थिति बन रही थी, इसके लगभग 6 महीने बाद 22 दिसंबर को ये आपकी स्थिति बनेगी। तो जून के बाद जब दिसंबर में आ जाते हैं हम, तो यहाँ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर है। इस स्थिति को जब हमने यहाँ देखा था, यहाँ इस इधर की स्थिति थी, तो इसको हम उत्तरी अयनांत कहते थे, जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका था। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है तो इसको हम दक्षिणी अयनांत कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अगले 3 महीने बाद हमारी पृथ्वी, यानी मार्च में, किस महीने में, मार्च, 21 मार्च में हमारी पृथ्वी की स्थिति ये हो जाती है। ये स्थिति क्या रहेगी, इसकी ठीक विपरीत स्थिति हो जाएगी और हमारा प्रदीप्त वृत्त यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, कुछ कुछ इस जगह पे, यानी यहाँ सूरज की किरणें हमारे सीधी विषुवत वृत्त पे पड़ेंगी और जब विषुवत वृत्त पे सीधी रोशनी पड़ती है तो उसे हम विषुव कहते हैं। यानी एक विषुव आपका 23 सितंबर को होता है और एक विषुव 21 मार्च को होता है। तो यहाँ देखिए ठीक इसके विपरीत स्थिति रहेगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहेगी और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहेगी। इस तरह से वर्ष भर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है और अलग अलग जो स्थिति में परिवर्तन होता है, पृथ्वी का झुकाव कोण बनता है और जिस जिस गोलार्ध में सूरज की रोशनी हमें ज्यादा मिलती है, कभी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा मिलती है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में, और कभी दोनों गोलार्ध में बराबर हमें रोशनी मिलती है या ऊष्मा मिलती है, उसी के हिसाब से हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए एक एक स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, इससे कभी कभी आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले 21 जून यानी उत्तरी अयनांत के बारे में हम जानते हैं। उत्तरी अयनांत क्या होता है, हालांकि बहुत सारी बातें हम पहले जान चुके हैं, आप जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। 21 जून के दिन ये स्थिति बनती है हमारी। ये स्थिति कब बनती है, 21 जून के दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। ये याद रखिए, जब उत्तरी अयनांत होता है सूरज की रोशनी हमें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हुई दिखाई देती है और इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी रहती है, यानी ग्रीष्म ऋतु रहती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद वाले भागों अक्षांशों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिण ध्रुव पर इसके विपरीत स्थितियां रहती हैं, 6 महीने बाद स्थिति में परिवर्तन आता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए इस भाग में गर्मी का मौसम होता है, ये हम आगे जान चुके हैं। और ये स्थिति कब बनती है, 21 जून को रहती है। यहाँ क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, ये याद रखिए आप कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक इधर आएंगे जब तो ये विपरीत हो जाएगी, यानी इधर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रातें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ठीक 6 महीने बाद जो अपोजिट स्थिति रहती है, दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध हमारा ये सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, अब यहाँ जैसा कि आप समझ गए होंगे, ये स्थिति हमारी 22 दिसंबर को बनती है, जब दक्षिण गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ जब 21 जून की बात होती है तब सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और यहाँ किस पे पड़ेंगी, यहाँ मकर रेखा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो दक्षिण ध्रुव सूरज की तरफ होता है तो यहाँ बहुत लंबे समय तक दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर लंबे समय तक रात बनी रहती है। दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी कहें कि दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। ये देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ दिसंबर का महीना देखिए, ये समय देखिए, अब यहाँ देखिए मजे की बात है, दिसंबर है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो दिसंबर में अपने यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और क्योंकि हम यहाँ उत्तरी गोलार्ध में और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, इसलिए एक प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर गर्मी में आता है, अपने यहाँ सर्दी में आता है। ये फैक्ट याद रखिए। 22 दिसंबर को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं और इसको उत्तरी अयनांत या समर सॉलिस्टिस कहते हैं। इसके बाद जानते हैं विषुव की स्थिति। ये स्थिति 21 और 23 सितंबर को बनती है, जब सूरज की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं और यहाँ बसंत ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु
रहती है। ठीक इसके विपरीत आते हैं, ये 23 सितंबर को एक विषुव की स्थिति बनती है। बात करें 23 सितंबर की तो लगभग वही बात होती है जो 21 मार्च को होती है। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहती है और इधर था उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहती थी। तो लगभग वही चीजें हैं। 23 सितंबर को विषुव रहता है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम काफी चीजें जान चुके हैं। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये पृथ्वी के परिक्रमण का एक पैटर्न है सूर्य के चारों तरफ। और हमारी पृथ्वी भी जो अलग अलग उसके झुकाव या उसके अलग अलग कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसी के हिसाब से अलग अलग गोलार्ध में ऋतुओं का निर्धारण होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट और जान लेते हैं, उसके बाद फटाफट से ये चैप्टर खत्म करते हैं। साथियों, क्योंकि हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी पहली स्थिति में जो देखा वो सूरज को केंद्र में मानते हुए चर्चा की थी। हालांकि जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है वो कुछ कुछ इस तरह से होता है। यानी यहाँ देख रहे हैं कभी पृथ्वी है ये सूरज के बहुत पास आ जाती है और कभी बहुत दूर हो जाती है। वास्तव में कुछ इस तरह का परिक्रमण पथ है। जब 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल मिलेगी, या भूगोल की दूसरी किताबों में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अभी इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। 21 जून को जब हमारा उत्तरी अयनांत होता है, और ये माफ कीजिए 22 है, 22 को दक्षिणी अयनांत होता है। इसी तरह से अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के बहुत नजदीक होती है तो उस स्थिति को हम पेरीहिलियन या उपसौर कहते हैं। और इसी तरह से जब बहुत दूर हो जाती है, सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी होती है सूर्य से, उस स्थिति को अपसौर या एपीहिलियन कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ प्रमुख बिंदु थे। आप लगभग सभी चीजों के बारे में जान चुके हैं, उम्मीद है सभी स्पष्ट हो गए होंगे। अभी हमने देखा जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को हम उपसौर या पेरीहिलियन कहते हैं। ये स्थिति 3 जनवरी को बनती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति 3 जुलाई को बनती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। विषुव के बारे में आप जान चुके हैं, ये 21 और 23 सितंबर को होते हैं जब सूरज की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। यानी दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, सूरज की रोशनी सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती है, उसके विषुव या इक्विनोक्स कहते हैं। और अब जानते हैं अयनांत के बारे में। हम 2 अयनांत की बात कर चुके हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति को अयनांत कहा जाता है। ये 2 होते हैं, एक उत्तर अयनांत होता है, एक दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को बनती है जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, छोटी रात और गर्मी की ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत 6 महीने बाद यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, छोटी रात और गर्मी की ऋतु होती है। एक और प्रश्न देखा होगा आपने कभी कभी कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ये आप कैसे जान सकते हैं? ये 21 से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर और 23 से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर किरणें लगातार पड़ती रहती हैं। इसलिए 21 से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव तथा 23 से 21 मार्च तक दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन बना रहता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये कुछ 1-2 फैक्ट और हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं तथा परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर के सभी प्रमुख बिंदुओं को हम जान चुके हैं, चाहे उपसौर हो, अपसौर हो, विषुव हो, उत्तरी अयनांत, दक्षिण अयनांत हो या 6 महीने के दिन और रात की स्थिति हो। इन सब के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं। आइए अब हमेशा की तरह एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। आपका 10 प्रश्न होंगे, इसमें सीधे टू दी पॉइंट प्रश्न होंगे। बहुत जल्दी से आप पढ़ लीजिए। एक प्रश्न के लिए हमेशा की तरह 5 सेकंड का समय है। आपको समय कम लगे तो वीडियो की स्पीड भी कम कर सकते हैं या पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं ये टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप 10 प्रश्नों के जवाब दीजिए। दोस्तों टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वीडियो में आप में से कई साथियों ने कहा था कि सर जी लेक्चर की PDF फाइल उपलब्ध करा दीजिए। तो इसके लिए मैंने हिंदी स्कूल नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पिछले सभी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब टेस्ट शुरू करते हैं।
इस तरह से सभी 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये 11वें प्रश्न खास आपके लिए है। आप बताइए, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से आप बताइए हमें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हिंदी स्कूल चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।